प्यारे बच्चों नमस्कार। अध्ययन की श्रृंखला में हम आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, साथ ही अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देते होंगे। गर्मी बहुत बढ़ गई है, आप बचा के रहिएगा। इस मैथमेटिक्स क्लास 10th में जो श्रृंखला चल रही थी, बीच में 2-4 दिनों का एक व्यवधान आया जो बोर्ड परीक्षा में कापियां चेक होने से वंचित हो गई थी। तो हम श्रृंखला के ही अनुसार एक कॉन्सिक्यूटिव सीरीज में मैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर था। ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से पुटअप किए जा रहे हैं और बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन एवं 90% एनसीईआरटी के ही हैं। इधर हम लोगों ने कानपुर देहात, कानपुर नगर की कापियों का मूल्यांकन किया है। मैंने देखा है कि अधिकांश प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से ही उठाए जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 आते हैं। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया गया है, 2 चर एक रैखिक समीकरण 2x plus 3y is equal to 11। 2x plus 3y is equal to 11 और दूसरा समीकरण है 2x minus 4y is equal to -24। 2x minus 4y is equal to -24। कह रहा है इस रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए और फिर हल कीजिए तथा y बराबर mx प्लस 3 y बराबर mx प्लस 3 में हल के मानों को रखकर m का मान प्राप्त कीजिए। स्पष्ट कर दूं, हमें क्या करना है। हमें इस रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बाद जो कॉमन हल हमें मिलेगा, उभयनिष्ठ हल x और y का जो उभयनिष्ठ मान होगा, जो इन दोनों समीकरणों को संतुलित करेगा, उसे पुनः इस तीसरे समीकरण में रखकर m का मान बताना है। यद्यपि हम लोग अभी युग्म 2 चर एक रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। अब यहां पर आते हैं 2x घन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। हमने बताया कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से पक्षांतर करके, चाहे आप समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त करेंगे और फिर जिसको आपने पक्षांतर नहीं किया है उसमें यह मान प्रतिस्थापित करें। जैसे समीकरण 2
ये है हमारा 2x माइनस 4y बराबर -24। अगर हम ऋण 4y को धन में बदल दें तो ये हो गया हमारा 4y 2x। ध्यान दीजिएगा, हमने ऋण 4y को बाएं से दाहिने पक्षांतर किया है और ऋण 24 को दाएं से बाएं किया है, तो चिन्ह बदल जाएगा। अब हम पूरे पक्ष को हम पाते हैं 4y बराबर 2x धन 24। तो y बराबर 2x धन 24। अभी ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां से लेकर यहां तक पूरे का डिनोमिनेटर 4 होगा, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 2x धन 24। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 2 कॉमन कर लें तो 2 ब्रैकेट में x धन 12/4। अब 2 से 4 को कैंसिल, आपको y का मान x के पदों में, हम बोलेंगे y का मान x के पदों में प्राप्त हुआ है x धन 12/2। या अब इसका मान हमने पक्षांतर समीकरण 2 से किया है, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है हमारा 2x प्लस 3। अब y के स्थान पर ये मान रखा जाएगा x धन 12/2। ये y है आपका समीकरण 1 का y है बराबर 11। अब हल करना सबसे अच्छा ही होगा। हमारे पास बाएं पक्ष में ये 2 पद हैं जिसका हर 2 है, दाएं पक्ष में 1 पद है 11। समीकरण के दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा करेंगे। समीकरण में 2 से गुणा, हमने बताया 2 से गुणा क्यों, जिससे हमारे समीकरण के सारे पक्ष ऐसे पद में हों जो परिमेय संख्या या परिमेय के रूप में न हो। अब गुणा करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। अब यहां से 2 का गुणा होगा 4x, जब यहां 2 का गुणा आप करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 3 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो ये 3x धन 36, 12 में 36 बराबर, और 11 गुना 22। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण धीरे धीरे सरल होता चला जा रहा है और प्राप्त होने वाला समीकरण हमारा 2 चर का नहीं है, 1 चर का समीकरण। नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, इसकी अगली लाइन ध्यान दीजिएगा, ये सजातीय पद हैं। 4x और 3x जुड़कर 7x हो जाएंगे, और धन 36 का जब आप पक्षांतर करेंगे तो 22 माइनस 7x बराबर। अब यहाँ पर हमने कई बार बताया है ये पूर्णांक हमें ऋण में प्राप्त होगा। 36 से 12 को माइनस करेंगे, हमें 14 प्राप्त होगा। x बराबर -2, x का मान हमें मिल चुका है -2। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आप स्वतंत्र हैं, बस क्रिया गलत नहीं होनी चाहिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ 2, x के स्थान पर x का मान 2 -2, यहाँ गुणा है
प्लस 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 4 धन 3y बराबर 11। 3y बराबर 11 माइनस 4 इधर आएगा, पक्षांतर हो गया। 3y बराबर 15, 11 4 15, तो y बराबर 5। यहाँ हो गया y बराबर 15/3 5। इस दो चर एक रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल हमें प्राप्त होता है x बराबर -2 y बराबर 5। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, जब इसके उभयनिष्ठ हल प्राप्त हो जाते हैं तो उन हलों को हम इस समीकरण में पुट करके m का मान बताएंगे, ये हमें करना है। अतः y बराबर mx धन 3 में रखने पर y 5 बराबर m -2 प्लस 3, 5 बराबर -2m प्लस 3। अब आप अपने मेथड से जैसे भी पक्षांतर करें, -2m को अगर लेफ्ट कर देते हैं बाएं तरफ तो 2m बराबर 3 -5, 2m बराबर -2, m बराबर -2/2 -1, m इज इक्वल टू -1 प्राप्त होता है, जो हमसे पूछा जा रहा था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कुछ लिखित समस्याओं पर आधारित है और कह रहा है कि इन समस्याओं का समीकरण बनाइए, फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 में कुछ लिखित समस्याएं हैं और इन लिखित समस्याओं का आप समीकरण बनाएंगे, समीकरण से प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसे प्रश्न जिन्हें हम इबारती प्रश्न कहते हैं, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको बता दें, भिन्नों से संबंधित प्रश्न, उम्र से संबंधित प्रश्न, ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित प्रश्न इत्यादि, चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न, इन प्रश्नों का एक इबारती कथन होगा जिसके आधार पर हम समीकरण बनाएंगे और उत्तर देंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट। बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 हुई। ध्यान से सुनिए, यहाँ दो शर्तें हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है। ये दो शर्तें हैं। बहुत ही कॉमन चीज है कि अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है तो इसका मतलब कि एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो बड़ी से छोटी को घटाने का मतलब 26 है। बहुत ही आसान है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। तो प्रथम शर्त के अनुसार x माइनस y बराबर 26 समीकरण नंबर 1 बन गया, जो कि दो चर एक रैखिक समीकरण के मानक रूप का है और बहुत ही आसान है। बड़ी से छोटी को घटाने पर 26 आ रहा है। दूसरी शर्त क्या है? द्वितीय शर्त के अनुसार शर्त के अनुसार कहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम एक तरफ बड़ी संख्या और एक तरफ छोटी संख्या लिख दें
तो बिल्कुल क्लियर है ये बराबर नहीं है। एक संख्या 3 गुनी, तो भाई 3 गुनी कौन हो सकती है? जो बड़ी होगी वही 3 गुनी होगी। इसका मतलब बड़ी कौन है? x। x 3 गुना है। ध्यान देना यहाँ पर विद्यार्थी सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ये पहले ही बड़ी है इसका मतलब यही 3 गुनी होगी। किसकी 3 गुनी? y की 3 गुनी, यानी छोटी की 3 गुनी। अगर मैं छोटे को 3 गुना कर दूं तब यहां पर ये बराबर हो जाएगा। बहुत आसान है। अब x बराबर 3y हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाने के लिए अब यहां कुछ नहीं करना है, सीधे हम समीकरण नंबर 1 अगर आप चाहें तो इसको बनाएंगे x माइनस 3y बराबर 0, यदि मानक रूप देना चाहते हैं। तो जो बच्चे थोड़ा सेंसिटिव होंगे वो तुरंत यहीं से x बराबर 3y को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर तो जहां x है वहां पर आप 3y लिखिए, तो ये हो गया 3y माइनस y, 3y से y घट गया 2y, y बराबर 13। कौन सी संख्या आई है? छोटी वाली आई है। अब ये छोटी वाली संख्या जब इसका हम 3 गुना करेंगे तब ये बड़ी वाली के बराबर होगा। तो x बराबर 3y और x बराबर 3 गुणे 13, यानी x बराबर 13 गुणा 39। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने कई बार बताया भी है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। तो बड़ी संख्या 39, यहाँ देखिए हमारा रफ कॉलम है, 39 से छोटी संख्या 13 को मैं घटाया, मुझे 26 प्राप्त हुआ। तो पता चला कि हमारी पहली शर्त सही जा रही है। फिर कह रहे हैं कि ये जो बड़ी संख्या है 39 छोटी संख्या की 3 गुनी है। हमारा क्वेश्चन सही। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है, जो कि कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ध्यान देना, इतने शब्दों में या इस वाक्य में दो शर्तें मिल गई आपको। पहली शर्त जैसे ही कहा कि दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण का मतलब संपूरक कोण उन दो कोणों को कहेंगे जिनका योगफल 180 होगा। आपको बताया गया होगा। अब ऐसा नहीं है कि संपूरक कोण कोई डेफिनिट नंबर होता है या डेफिनिट वैल्यू होती है, नहीं। अगर 100 हम पूछे 110 का संपूरक तो आप कहेंगे 70 है, अगर 70 का संपूरक तो 110। ऐसा नहीं, एक दूसरे के दोनों संपूरक होंगे यदि उनका योगफल 180 हो जाता है तो। अब यहाँ पर दो संपूरक कोण हैं, तो माना एक कोण x डिग्री और दूसरा कोण y डिग्री का। तो पहली शर्त, चूंकि दोनों संपूरक हैं इसलिए आप प्रथम शर्त के अनुसार x धन y बराबर 180। अब x धन y बराबर 180 वही बच्चा लिख पाएगा जो ये जानेगा कि संपूरक कोण किसको कहते हैं। बता दूं, कोटिपूरक शब्द अगर आएगा तो इन दोनों का योग 90 होगा। अब कह रहा कि एक कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब आप किसी को भी अगर यहाँ अधिक समझते तो द्वितीय शर्त के अनुसार, मैंने बोला कि जो शर्तों को समझने में थोड़ा भी कठिनाई महसूस करें, कम से कम वो दोनों तरफ दोनों कोणों को लिख सकते हैं। अब यहाँ आप किसी को भी 18 डिग्री अधिक करते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर ये कहे कि बड़ा कोण, जैसे अभी इसके पहले वाले प्रश्न में कि बड़ी संख्या और एक छोटी, तो ये डेफिनेटली है। अब इसमें कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा हो सकता है।
क्योंकि इनका योगफल 180। अगर अंतर होता या दो संख्याओं के बीच अंतर होता तो ध्यान देना, तब आप एक को बड़ी संख्या मानेंगे, दूसरे को छोटी। यदि दोनों का योग समथिंग कुछ भी हो तो आप किसी को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान लें कि ये हमारा बड़ा है, तो प्रश्न कह रहा कितना बड़ा है, तो प्रश्न के अनुसार कि एक को यानी जो भी बड़ा है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो ये 18 अधिक है, पहले से ही अधिक है। अगर कुछ बच्चे इसमें 18 जोड़ देते हैं तो ये 36 अधिक हो जाएगा। शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो जो 18 अधिक है या जो अधिक है उसमें हम नहीं जोड़ते, क्योंकि हमें बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हम प्लस 18 करेंगे, तुरंत यहाँ पर एक चिन्ह हमको दिखाई देने लगेगा। अब हम x बराबर 18 धन y प्रतिस्थापित करके पिछले उदाहरणों की तरह इसे आसानी से लगा सकते हैं। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पर या प्रश्न नंबर 3 का तीसरा पार्ट कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 के तीसरे पार्ट में कह रहा कि एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, यद्यपि इस तरह के उदाहरण हम पहले बता चुके हैं। आपको हम केवल इस क्वेश्चन का समीकरण बनाकर छोड़ेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपया। पहली शर्त में साफ लिखा है कि 7 बल्ले, तो कोई भी कितना हो कमजोर बालक होगा। जब एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार तो पहली शर्त में वो 7 बल्ला ले रहा है और 6 गेंद ले रहा है, इसलिए 7x धन 6y और कुल रुपया उसका 3800 लग रहा है। जब वो 7 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है तो उसे 3800 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। बाद में उसी कैटेगरी का उसी मूल्य का वो 3 बल्ला और 5 गेंद ले रहा है। पैसा कम रहा होगा तो सोचा होगा 3 ही बल्ला ले और 5 ही गेंद ले। तो जब 3 बल्ला ले रहा है तो उसका बल्ले का मूल्य 3x और 5 गेंद ले रहा है तो 5 गेंद का मूल्य है 5y। तब उसको कुल 1750 रुपए देने पड़ते हैं। यह दो चर एक रैखिक समीकरण आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे बच्चों। इसके बाद 3 इबारती प्रश्न और बच रहे हैं। इन 3 इबारती प्रश्नों को हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। यहाँ पर हमने जो प्रश्न बताया है इसका समीकरण मैंने बना के छोड़ा, आप उसको हल करेंगे, फिर उसका क्रॉस चेक करेंगे या इससे संबंधित अन्य किताबों से जो बिल्कुल इस तरह का मिलता जुलता उदाहरण होगा आप जिम्मेदारी के साथ मेहनत के साथ लगाएंगे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं।